रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके, हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू के साथ हम हाजिर हैं ताकि आप खबर पर बना सके अपना सटीक और निष्पक्ष। तो नेशन व्यू में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे हिमाचल प्रदेश के सोलन में 2-3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह से भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस खतरे को देखते हुए पहले ही बिल्डिंग एहतियातन खाली कराई जा चुकी थी, इसलिए गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। देखते ही देखते धराशायी हो गई आसमान छूती इमारत। कोई कुछ कर नहीं सका और 10 सेकंड में बिखर गया आशियाना। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सुबह सुबह दहशत फैल गई। पहले ये 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी और फिर चंद सेकंड में ही दूसरी बिल्डिंग भी मिट्टी में मिल गई। हादसे की इन तस्वीरों को फिर से देखिए। पहले इस 3 मंजिला इमारत का छज्जा टूट कर गिरा और फिर कुछ ही पलों में पास की एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। लेकिन खौफ अभी बाकी था। इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के चंद पलों में ही साथ की दूसरी बिल्डिंग भी धराशायी हो गई। हादसे के इन खौफनाक पलों ने आसपास के लोगों में डर पैदा कर दिया। लोग भागे भागे घर से बाहर आए और इस अनहोनी को अपनी आंखों के सामने होता देखने को मजबूर हो गए। हादसा सोलन के शूलिनी मंदिर के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि इन घरों के आसपास इस बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा है। ज्यादा खुदाई किए जाने की वजह से इन बिल्डिंगों में दरार आ गई और फिर ये हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि खतरे को देखते हुए लोगों ने पहले ही बिल्डिंग खाली कर दी थी, इसलिए किसी की जान नहीं गई। लेकिन हादसे ने आसपास के लोगों में डर बढ़ा दिया है। लोगों को चिंता सता रही है कि कहीं पास में हो रही खुदाई से उनकी बिल्डिंग का भी यही हाल न हो जाए। सोलन से राजेश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं मुलायम की, जो इन दिनों हर छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं और मान भी जाते हैं। लेकिन इस बार फिर से उन्हें अखिलेश यादव राहुल गांधी की जुगलबंदी रास नहीं आ रही है। भले ही यह गठबंधन 300 सीटों की जीत का दावा कर रहा हो, लेकिन समाजवादियों के लिए समाजवादी ही रोड़े अटका रहे हैं। मुलायम की खुली नाराजगी सामने आ चुकी है और इटावा में समाजवादियों के मुलायम गुट ने एक नया दफ्तर भी खोल दिया है। मैं पूरी तरह खिलाफ हूँ, मैं प्रचार नहीं करूँगा। जो कब्जा करने वाले लोग हैं, जनता के खिलाफ जो आतंक फैलाने वाले लोग, उनके खिलाफ लोग हमारे यहाँ खड़ा होने का काम कर रहे हैं। नेताजी के लोग हैं, नेताजी के साथ हैं। कान लगाकर सुन लीजिए, आंखें खोलकर देख लीजिए। ये समाजवाद के कुनबे का संग्राम है और वो भी इटावा में। पार्टी में गुटबाजी ने एक दूसरे को हराने की जिद ठान रखी है। खुद को मुलायम समर्थक बता रहे लोगों ने यहाँ नए दफ्तर की नींव रख दी। लिख दिया मुलायम के लोग, और इरादे क्या हैं ये तो आप उन्हीं से सुनिए। ऐसे लोगों को आप जानते हैं टिकट देने का काम किया है, उनके खिलाफ काम करने का काम करेंगे। हम समाजवादी के लोग हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव के लोग हैं। मुलायम समर्थक अखिलेश के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं और पुत्र से पिता की नाराजगी भी खुलकर सामने है। हमेशा हमारी राय रही कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। वो अकेले लड़े तो आया बहुमत, और जब बहुमत आया, सरकार बनी, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए इस समझौते के जो किया है समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, चुनावी समझौता, मैं पूरी तरह खिलाफ हूँ, मैं प्रचार नहीं करूँगा। मुलायम प्रचार नहीं करेंगे और उनके लोग हार का बदला लेने पर उतारू हैं। वो अपनी जड़ों में मट्ठा डालने का दावा कर रहे हैं
और सवाल छोड़ रहे हैं समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के जीत के दावों पर। जब नेताजी ने ये पार्टी बनाई थी तो ये एक गैर कांग्रेस की धारा को रिप्रेजेंट करती थी। उस समय इसकी आवश्यकता थी और समय बदल गया, पार्टियां बदल गईं, परिस्थितियां बदल गईं। परिस्थितियों को देखते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये अलायंस कांग्रेस के साथ किया है। मुलायम सिंह जी को यह मालूम है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर नहीं हो चुकी, जनता ने उसे नकार दिया है। कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया या बहाना लेकर के वो प्रचार में नहीं जाएंगे ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन उनको यह भी पता है कि सपा का कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। मुलायम अपने ही घर में बीते जमाने वाले हो गए हैं और अखिलेश भविष्य की अगुवाई का दावा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुलायम के लोग कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं और ऐसे में सवाल यही है कि अलगाव का जो रास्ता मुलायम और अखिलेश ने चुना है उसके बीच समाजवादियों का भविष्य बेहतर हो पाएगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो 5 राज्यों के दंगल के लिए हर पार्टी हुंकार भर रही है। पंजाब में सियासत गरमाई हुई है, बीजेपी भी अपना जोर लगा रही है तो बीएसपी भी मोर्चे पर डटी नजर आ रही है। आरक्षण पर बयान को लेकर मायावती हमलावर हैं और बीजेपी पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगा रही हैं। पंजाब की सियासत में सभी दल अपने अपने पत्ते फेंक चुके हैं, लेकिन असल चुनौती यहाँ के दलित वोट बैंक को साधने की है। इसी कड़ी में बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी फगवाड़ा की रैली में अब केंद्र की बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व इनके आरएसएस संगठन के लोग इनके आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए आए दिन ये लोग कभी भारतीय संविधान की तो कभी आरक्षण की समीक्षा करने की ही बात करते रहते हैं। मायावती के निशाने पर पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की साझा सरकार भी रही। मायावती ने कहा कि दलित उत्पीड़न के मामले के निपटारे में सूबे की बादल सरकार का रवैया हीला हवाली वाला ही रहा है। कमजोर तबकों के जो लोग हैं तो उनके ऊपर आए दिन यहाँ जुल्म जाती होती रहती है। हर स्तर पर आप लोगों के ऊपर जुल्म जाती होती रहती है। जब आप लोग न्याय के लिए थानों में अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं कि आपको न्याय मिले, तो आपको न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात रही, थानों में आपकी एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की जाती है। मायावती पंजाब के दलितों से यूपी की तर्ज पर विकास का दावा कर रही हैं। हालांकि नोटबंदी से हुई मुसीबतों का जिक्र करना भी वो यहाँ नहीं भूली। टीम न्यूज़ नेशन। तो उधर अमृतसर में भी एक चुनावी सभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बादल सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पंजाब को बादल की वजह से ही पहचान मिली। उन्होंने बादल पर कीचड़ उछाल रहे विपक्ष को निशाने पर भी जमकर लिया। सियासत में समीकरणों का खेल है। इसे बादल सरकार और बीजेपी से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तीसरी पारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन अब विपक्ष के हमलों का जवाब अपने अंदाज में दे रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अमृतसर की रैली में विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मित्रों, प्रकाश सिंह बादल जैसा व्यक्तित्व पूरे देश की राजनीति में नहीं है, जिसने अपने सूबे के लिए, अपनी कौम के लिए इतने सालों की जेल काटी, इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में कहीं पर उनके सामने कहीं सवाल नहीं उठा। शाह के निशाने पर कैप्टन के साथ कांग्रेस भी रही। उन्होंने कांग्रेस को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं राहुल गांधी के आदेशों को मानने वाले कैप्टन पर भी अपने अंदाज में तंज कसे। कैप्टन साहब अपने नाम के सामने खुद को कैप्टन बताते हैं, लगाते हैं, मगर ऑर्डर राहुल बाबा का मानते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये कैप्टन किस प्रकार के कैप्टन हैं। पंजाब की सियासत में खुद को आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी अमित शाह ने चुटकी ली। उनके मन में ख्वाब है कि एक भ्रम फैलाकर, एक भ्रांति फैलाकर यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाना। अरे भैया, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है
दिल्ली की जनता आपको दूरबीन लेकर ढूंढ रही है, हमारा मुख्यमंत्री कहां चला गया। इस बार पंजाब का घमासान दिलचस्प हो चला है। अकाली दल और बीजेपी के गठजोड़ के खिलाफ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने यहाँ मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में गठबंधन की जीत मुकम्मल करने के मकसद से बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को यहाँ आजमाना शुरू कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। इस बीच 3 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या का दिन और आज के ही दिन गांधी कांड से जुड़े एक विवादित बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अदालत में हाजिरी होती। राहुल कोर्ट में हाजिर हुए और अगली सुनवाई अब 3 मार्च के लिए मुकर्रर हो गई है। याद करता हूं, मेरी लड़ाई विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। वही विचारधारा जिसने गांधी जी की हत्या की, वही विचारधारा जो गांधी जी को खादी ग्रामोद्योग के पोस्टर से हटा रही। गांधी जी हिंदुस्तान के लोगों के दिल में हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता है। बापू के नाम राहुल गांधी का पैगाम, वो भी अदालत की दहलीज पर। मुंबई से सटे भिवंडी कोर्ट में पेशी पर पहुंचे राहुल गांधी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो इसी अंदाज में वो अपने विरोधियों पर बरसे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से एक और तारीख मांगी है और शिकायत पक्ष से उन सबूतों की मांग की है जिसके तहत राहुल पर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। में आज का काम तहकुब करने के लिए विनती की, इसलिए कोर्ट ने उनका अर्ज मंजूर किया और उनको अगली तारीख 3 मार्च दोषारोप निश्चित करने के लिए दी गई है। इधर कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी, उधर अदालत के बाहर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। कोर्ट रूम से बाहर आते ही राहुल गांधी बिना नाम लिए ही बीजेपी पर बरस पड़े। उधर संघ ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस ने हमेशा ही गांधी के नाम का उपयोग किया है, गांधी के विचार का दमन किया है। नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस सिर्फ गांधी के नाम को भुनाती रही है। गांधी जी के बारे में, हत्या के बारे में उठाते हैं और बाकी सारी चीजें उठाते हैं तो लोगों को लग गया है कि इनके पास अब कोई मुद्दा है ही नहीं है और इसे लोग अपने आप नकारेंगे। अब राहुल गांधी की 3 मार्च को पेशी होगी। 6 मार्च 2014 को एक रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भिवंडी में संघ के एक पदाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई है। भिवंडी से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और जमानत लेने की आसाराम बापू की इस बीच 11वीं कोशिश भी नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दिए जाने की याचिका बापू की खारिज कर दी और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जमानत लेने की उनकी एक और कोशिश न सिर्फ नाकाम हो गई बल्कि उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। आसाराम बापू ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत के लिए मेडिकल ग्राउंड्स का सहारा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधता पर ही सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की ओर से पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी माना। सबसे बड़ी अदालत ने इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए FIR का भी आदेश दिया, साथ ही उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल को बेवजह खींचा गया, गवाहों पर हमले करवाए गए और इसीलिए उनकी रेगुलर बेल की अपील भी खारिज कर दी गई। बताया जा रहा है कि आसाराम ने 12 तरह की बीमारियों का जिक्र करते हुए जमानत की अपील की थी। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि उनका इलाज केरल में आयुर्वेद पद्धति से ही मुमकिन है। इस बिना पर आसाराम ने इलाज की जो इजाजत मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं पुणे की इंजीनियर महिला की मर्डर मिस्ट्री। एक लड़की छुट्टी के दिन दफ्तर जाती है काम करने, लेकिन वहां उसकी हत्या कर दी जाती है। पुणे में यह दर्दनाक वारदात हुई इंफोसिस की महिला इंजीनियर के साथ। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाला कंपनी का ही सिक्योरिटी गार्ड है। रात के सन्नाटे में पुणे में इंफोसिस के दफ्तर में अचानक अफरा तफरी मच गई। रविवार की छुट्टी के बावजूद गाड़ियों का शोर,
तेज होने लगा, क्योंकि 9वीं मंजिल पर एक महिला इंजीनियर की लाश पड़ी थी। छुट्टी के बावजूद केरल की रहने वाली के रासिला राजू अपना काम निपटाने दफ्तर पहुंची थी, लेकिन वहां उनकी हत्या कर दी गई। रासिला की हत्या कंप्यूटर केबल की तार से गला दबाकर की गई थी। हत्या की इस वारदात ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। अपनी महिला कर्मचारी की मौत से कंपनी भी सख्ते में आ गई। फौरन बयान जारी किया गया और पुलिस को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया गया। पर सवाल ये था कि आखिर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जो हमने तफ्तीश की है, आगे की जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें अभी तक प्राइमा फेसी हमने भावेन से किया। यह आरोपी के तौर पे आनन फानन में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी तो उसे तस्वीरों में सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया नजर आया। पुलिस ने भावेन के इर्द गिर्द सबूतों के तार खंगालने शुरू किए और उसे गिरफ्तार किया गया और फिर जाकर हत्याकांड के राज से पर्दा उठा। बताया जा रहा है कि भावेन रासिला से एक तरफा प्यार करता था। रविवार को जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में आई तो भावेन भी पीछे आ गया और बदतमीजी करने लगा। रासिका ने जब इसका विरोध किया तो भावेन ने उसकी जान ले ली। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सबके बीच आपको दिखाते हैं, सावधान करते हैं दिल्ली के झोले वाले चोरों से। दिल्ली के नरेला इलाके में चोर झोला लेकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते हैं और फिर पूरी की पूरी दुकान को साफ करके चंपत हो जाते हैं। ये है दिल्ली की कानून व्यवस्था। दुकान का टूटा हुआ शटर एक बड़ी वारदात की गवाही दे रहा है। ये सिर्फ चोरी नहीं, राजधानी में बेखौफ होते अपराधियों की तस्वीर है। वो इतने बेखौफ हैं कि कोई उन्हें रोकता है तो वो डंडे रॉड से पिटाई कर देते हैं। जरा इन बेखौफ चेहरों को देखिए। ये इस दुकान में दाखिल हुए, हाथों में झोला है जिसमें वो एक दो नहीं बल्कि शॉप की पूरी ज्वेलरी पर हाथ साफ करना चाहते हैं। इन झोले वाले चोरों को आप भी पहचान लीजिए। हो सकता है कि आपका भी सामना इनसे हो जाए। दुकान में सीसीटीवी लगी है, लेकिन ये बेखौफ हैं और एक एक कर इसी तरह दुकान के गहनों पर हाथ साफ कर रहे हैं। अब जरा दुकान के बाहर की तस्वीर को देखिए। ये बेखौफ बदमाश कितने आराम से दुकान में दाखिल हुए, हाथों में रॉड लहरा रही है। और बताया जा रहा है कि जब इन चोरों को एक शख्स ने देखा तो ये उससे भी गुत्थम गुत्था हो गए, उनकी पिटाई की और फिर फरार हो गए। मैं ड्यूटी के लिए बाहर लग गया। मैंने देखा राजू की दुकान फाड़ रखी थी, उसमें आदमी बड़े हुए थे। मैंने देखा भाई कौन है, वे मेरे पीछे भाज लिए रोड़े लेके। मैं आगे भाज जाऊँ ना मेरे रोड़े बरसा दिए मेरे पे। लगते मैं पड़ गया और मैं रुक के मारने लगा। राजू बड़े भाई भतीजा तो रुक के मारे, वे आगे फिर उनके वे भाज लिए। भाजने के बाद वे दूर तक भाजे गए। वे आदमी थे 20-25 आदमी थे। बताया जा रहा है कि चोर इतने बेखौफ थे कि एक बार दुकान से बाहर निकलने के बाद भी इन्हें लगा जैसे कुछ छूट गया, तो ये दोबारा दुकान में दाखिल हुए और फिर करीब करीब पूरी दुकान साफ कर दी। ज्यादातर चोरों के चेहरे पर रुमाल बंधी है, लेकिन जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनके बिनाह पर पुलिस इन चोरों को पकड़ने में जुट गई है। दिल्ली से दीपक दहिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन।